सो एक्सएमएल बेसिकली हमारे पास क्या होती है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी जावास्क्रिप्ट के एज वेल एज एक्सएमएल के, बट एक बार मैं आपको एक्सएमएल पहले ब्रीफ कर देती हूँ, ठीक है। सो एक्सएमएल स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हम खुद के टैग्स क्रिएट कर सकते हैं। लाइक एचटीएमएल और एक्सएमएल में जब डिफरेंस भी पूछा जाता है तो पहला यही हो जाता है कि एचटीएमएल हैज अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ टैग्स एंड एक्सएमएल इज वेयर वी कैन डिफाइन आवर ओन टैग्स, ठीक है। इसका मैनेज डेटा को मैनेज करने के लिए यूज होती है रादर देन द अपीयरेंस ऑफ द पेज। और ये केस सेंसिटिव होती है, एचटीएमएल केस सेंसिटिव नहीं होती है। दिस इज केस सेंसिटिव। जिस केस में आपने टैग को डिफाइन किया है उसी केस में आप उसको यूज भी करोगे, आप केस को चेंज नहीं कर सकते। इसमें मेजरली दो फाइल्स हम बनाते हैं, एक होती है डीटीडी जिसे हम डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन कहते हैं, और एक आपकी एक्सएमएल फाइल होती है। क्योंकि इसमें टैग्स भी हमें खुद बनाने पड़ते हैं तो फर्स्ट यू हैव टू टेल कि कौन कौन से टैग होंगे, कहाँ पे नेस्टिंग होगी, कौन सा टैग किस टैग के अंदर आएगा और उसमें किस टाइप का डेटा आ सकता है, उसे हम डीटीडी कहते हैं। और उसके बाद उसकी एक्सएमएल फाइल बनती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस एक्सएमएल फाइल को देखो तो ये जो पहला टैग है ये आपका एक्सएमएल का वर्जन बता रहा है। ये टैग्स होते हैं आपका मेटा डेटा बताने के लिए। तो दिस इज सेइंग लेस देन क्वेश्चन मार्क एक्सएमएल की आपकी जो फाइल है ये एक्सएमएल फाइल है, वर्जन 1.0 यूज कर रहे हैं, इनकोडिंग है आपकी UTF-8, ठीक है। अब इसमें बुक स्टोर नाम का एक टैग बना हुआ है। बुक स्टोर आप देख रहे हो यहाँ पे ओपन हो रहा है और सबसे नीचे जाके बंद हो रहा है। अब बुक स्टोर के अंदर क्या है, बुक्स हैं। बुक स्टोर के अंदर बुक्स हैं तो हमने यहाँ पे एक टैग लिया है बुक। अब इसमें एट्रीब्यूट है कैटेगरी, कैटेगरी है लेट्स से कुकिंग। टाइटल में हमारे पास टाइटल है, फिर ऑथर है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन है, प्राइस है। हर टैग यहाँ पे क्लोज हो रहा है। एक्सएमएल में एम्प्टी टैग्स नहीं होते। तो दिस इज अनदर डिफरेंस बिटवीन एचटीएमएल एंड एक्सएमएल कि एचटीएमएल में एम्प्टी टैग भी होते हैं, कंटेनर टैग भी होते हैं। एक्सएमएल में ऐसा नहीं होता, सारे कंटेनर टैग होते हैं, एम्प्टी टैग नहीं होते। जो टैग ओपन होगा वो बंद भी होगा। एंड एट्रीब्यूट्स इनके साथ होना ऑप्शनल है। सो बुक का एट्रीब्यूट है कैटेगरी, टाइटल का एट्रीब्यूट है लैंग्वेज, कि जो आपकी बुक है वो कौन सी लैंग्वेज में है, ठीक है। ऐसे करके मैं कितनी बार भी बुक टैग इसके अंदर यूज कर सकती हूँ। आपको मैंने एचटीएमएल और एक्सएमएल के जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो सब यहाँ लिस्ट करके दिए हैं, इसको आपको लर्न करना है। तो बहुत ही एक्सपेक्टेड है, आप ये कह सकते हो कि 90% चांसेस है कि आपसे पूछा जाएगा डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सएमएल एंड एचटीएमएल, ठीक है। सो ये आपके मेजर डिफरेंसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए। That HTML is a standard markup language for creating web pages and web applications, whereas it is to set the rules for encoding documents in a format that is both human as well as machine readable. It is hypertext, ये फुल फॉर्म हो गई, केस इनसेंसिटिव है, ये सेंसिटिव है, इसमें प्री डिफाइंड टैग है, इसमें हम बनाते हैं। सम टैग्स डू नॉट हैव अ क्लोजिंग टैग, इसमें एवरी टैग हैज अ क्लोजिंग टैग। फोकस होता है डेटा को डिस्प्ले करने में और इस पे फोकस होता है इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने में। Helps to develop the structure of web pages and this is to exchange data between different platforms, ठीक है। आपने सुना होगा जेसन फाइल्स भी होती हैं हमारे पास, तो वहां पे भी एक्सएमएल के थ्रू हम डेटा को मैनेज कर सकते हैं। सो देयर आर वेरियस प्लेटफॉर्म्स जहां पर हम इस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम आते हैं एक्सएमएल को देखने के लिए कि एक्सएमएल के अंदर क्या क्या होता है, तो एक एक्सएमएल पे रूट एलिमेंट होता है, एक रूट टैग होता है आपके पास, जैसे कि बुक स्टोर था। बुक स्टोर के अंदर फर्दर एक टैग होगा, जैसे कि हमने लिया है बुक, ठीक है। अब अगर कोई उसका एट्रीब्यूट है तो आप ऐसे दिखा सकते हो कि उसका एट्रीब्यूट है कैटेगरी। बुक के अंदर मेरे पास फिर से चार टैग्स हैं, एलिमेंट, टाइटल, ऑथर, ईयर एंड प्राइस, ठीक है। जो सेम लेवल के टैग्स होते हैं उनको सिबलिंग्स कहते हैं, जो नॉर्मल ट्रीज की नोटेशन होती है। और ये आपका एट्रीब्यूट है एक लैंग्वेज। ये बनाना नहीं होता हमने, ये तो हम वैसे ही समझ रहे हैं कि कौन सा टैग किसके अंदर है। इसको बनाने के लिए आपको इसका डीटीडी लिखना पड़ता है, और वो डीटीडी कैसे लिखते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। सो ये सब डेफिनेशंस लिखी हुई है। एक्सएमएल एलिमेंट की डेफिनेशन अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज एन एक्सएमएल एलिमेंट, तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि एन एलिमेंट इन एक्सएमएल इज एवरी टैग दैट वी क्रिएट, और उसको हम डिफाइन करते हैं बाय इट्स टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स एंड अदर एलिमेंट्स इनसाइड दिस, ठीक है। तो ये तो सारी डेफिनेशंस आ जाती है। अब ये है मेन चीज, डीटीडी कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा डॉक टाइप, ठीक है। अब ये जो है, यहाँ पर आपको एलिमेंट टैग यूज करना है टू डिफाइन एन एलिमेंट। तो जैसे यहाँ पर हमने लिखा एलिमेंट, टैग हमने क्या दे दिया, नोट। सो नोट इज अ टैग, और यहाँ राउंड ब्रैकेट्स में इसके अंदर जितने चाइल्ड टैग होंगे वो सबका हमने नाम दे दिया। तो हमारे पास मेन टैग जो है वो क्या है, नोट। और उसके अंदर हमारे जो सब टैग्स हैं वो क्या है, टू, फ्रॉम, हेडिंग, बॉडी। सो वी गिव दीज टैग्स ओवर है। तो हमने यहाँ पर दिया मेन टैग का नाम जो हमारा
रूट टैग था, उसके अंदर जो आपको टैग्स चाहिए वो आप यहाँ पे लिखोगे। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे टू बना रहे हो, अब इस टू के भी अंदर अगर आपको फर्दर टैग्स चाहिए तो आप उनके नाम यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। बट अगर आपको उसमें फर्दर टैग नहीं चाहिए, आपको उसमें फर्दर डेटा चाहिए, तो आप हैश पीसी डेटा लिख दोगे। सो हैश पीसी डेटा का मतलब है कि एलिमेंट है टू, और टू में हमें कोई डेटा स्पेसिफाई करना होगा। ऐसे ही एलिमेंट है फ्रॉम, जिसमें हमें कोई डेटा स्पेसिफाई करना होगा। सो ये हमने इसकी डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन क्रिएट कर दी है। अगर आप बुक स्टोर वाले की बनाओगे तो आपको पहले बनाना पड़ेगा बुक स्टोर, उसके अंदर हम सिर्फ एक ही लेंगे बुक, ठीक है। फिर उस बुक के अंदर हम फर्दर लेंगे टाइटल, ऑथर, डिस्क्रिप्शन और जो भी हमारे पास और फर्दर वैल्यूज थी, दैट वी कैन टेक। एट्रिब कमांड से हम उसका एट्रीब्यूट भी बता सकते हैं, ठीक है। सो अब जैसे जेसन फाइल्स हो गई या और भी दूसरी फाइल्स हो गई जहां पर एक्सएमएल यूज होता है डेटा को मैनेज करने के लिए, तो वहां इसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करना होता है। सो डेटा एक्सट्रैक्ट करने को कहते हैं पार्सिंग। सो हाउ डू यू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम दिस? उसके लिए हमारे पास प्री डिफाइंड पार्सर्स हैं। जैसे ये एक डेमो कोड है आपके पास, अगर आप इसको ध्यान से देखो। सो यहाँ से हमने शुरू किया, ठीक है। आपके पास टेक्स्ट में क्या है? बुक स्टोर, बुक, टाइटल, मतलब ये जो हमने ऊपर टैग देखा था, ये एक्सएमएल का कोड आ गया। नाउ दिस इज अ प्री डिफाइंड पार्सर। डॉम पार्सर नाम का पार्सर हमारे पास पहले से डिफाइंड है, तो हमें सिर्फ प्री डिफाइंड पार्सर को यूज करना होता है। और पार्सर का काम है टू एक्सट्रैक्ट डेटा आउट ऑफ योर एक्सएमएल टैग्स। तो एक्सएमएल टैग्स में से आपको डेटा निकालना है, वो पार्सिंग का मतलब होता है, ठीक है। सो न्यू डॉम पार्सर लिया तो यहाँ पर आ गया, फिर एक्सएमएल डॉक इज इक्वल टू जो भी नाम आपने यहाँ दिया होगा, ये नाम हमें डॉम पार्सर ही देना है क्योंकि हम इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ये नाम आपकी मर्जी है, मैंने यहाँ पार्सर लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते थे। तो पार्सर डॉट पार्स फ्रॉम स्ट्रिंग। सो पार्सर डॉट पार्स फ्रॉम स्ट्रिंग, ब्रैकेट में क्या लिखा? टेक्स्ट कॉमा टेक्स्ट स्लैश एक्सएमएल, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि ये टेक्स्ट क्या है? ये वाला वेरिएबल जिसके अंदर आपका एक्सएमएल का कोड है। सो दिस इज योर एक्सएमएल कोड। इसमें से हमें क्या पार्स करना है? अगर टेक्स्ट या एक्सएमएल का डेटा, जो कि इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या लिखा? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आप ये देख रहे हो ऊपर पी टैग, इस पी टैग का आईडी है डेमो, ठीक है। दिस इज अ पैराग्राफ टैग जिसका आईडी है डेमो। तो हमने क्या किया? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू, मतलब इस पैराग्राफ के अंदर यहाँ पर क्या कंटेंट डालो? क्या कंटेंट डालो? एक्सएमएल डॉक डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, टाइटल, ठीक है। फिर आगे जीरो डॉट चाइल्ड नोड्स जीरो डॉट नोड वैल्यू। तो इससे क्या होगा? इससे आपके पास सिर्फ जो पहली बुक है उसका टाइटल आ जाएगा, जो है एवरीडे इटालियन। कैसे आएगा? एक्सएमएल डॉक में हमने पार्सिंग के बाद रिजल्ट दिया था, जो भी इस वेरिएबल का नाम हो, जो भी नाम होगा वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, टैग नेम कौन सा है? टाइटल। आपको टाइटल टैग की वैल्यू चाहिए, तो हमने क्या लिखा? गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। तो वो टाइटल टैग की वैल्यू को फेच करके देगा, पर हो सकता है कि बहुत बार हो हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज हो, तो हम वहां पर पहला वाला उठाना चाहते हैं, तो हमने इंडेक्स में लिखा जीरो। उसके अंदर हो सकता है कि फर्दर चाइल्ड नोड्स हो, तो हमने पहला ही उठाना है, इसलिए फिर से डॉट चाइल्ड नोड जीरो डॉट नोड वैल्यू। तो ये प्री डिफाइंड कमांड है, इसमें आप सिर्फ जो चेंज कर सकते हो वो ये चेंज कर सकते हो कि कौन से टैग की वैल्यू आपको पार्स करके निकालनी है। बाकी तो सब आपको ऐसे ही लिखना है। सो वो आपको यहाँ पर फेच करके देगा इसके अंदर से एवरीडे इटालियन विच विल बी विजिबल इन दिस पैराग्राफ। तो वो डेटा आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। सो बेसिकली आपसे कोड लिखने को कोई नहीं बोलेगा, आपको ना तो पेपर में ये कोड लिखने के लिए आएगा, ठीक है, ना ही आपसे कल प्रैक्टिकल में ये कोड लिखवा सकते हैं। आपसे सिर्फ पूछ सकते हैं कि पार्सिंग क्या होती है और पार्सिंग के लिए आप क्या यूज करते हो। सो वन एग्जाम्पल ऑफ पार्सर इज डॉम पार्सर। और पार्सिंग ये होती है कि जो हमारे पास एक्सएमएल का कंटेंट लिखा हुआ है उसके अंदर से नॉर्मल टेक्स्ट को निकालना है। सो वी हैव टू टेक आउट द नॉर्मल टेक्स्ट आउट ऑफ इट, ठीक है। उस टेक्स्ट को निकालने को पार्सिंग कहते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल पार्सिंग। समझ में आया अभी पार्सिंग क्या होती है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैम एक बार और बता दो। पार्सिंग का सिंपल मतलब ये है कि आपके पास जो भी एक्सएमएल टैग्स हैं उसमें से हमें डेटा को फेच करना है, ठीक है। क्या मतलब है कि पार्सिंग के टैग्स में जो भी डेटा है, यू हैव टू एक्सट्रैक्ट द डेटा आउट ऑफ अ पर्टिकुलर टैग।
that is called parsing. And one of those examples is DOM parser. उसके अंदर आप अपना XML का कंटेक्ट पास करोगे और यहाँ पे बताओगे कि हमें इसमें से सिर्फ टेक्स्ट निकालना है, और फिर वी यूज अ फंक्शन विच इज नेम्ड एज गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम की हेल्प से हम टैग का नाम देंगे और फिर उसकी नोड वैल्यू को फेच कर लेंगे, तो वो हमें उस टैग की वैल्यू फेच करके देगा। दैट इज पार्सिंग। सो आपको बस पार्सिंग का मतलब पता होना चाहिए कि पार्सिंग क्या होता है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू अबाउट XML। इसका सिर्फ थ्योरेटिकल काम है, और जो मैम इम्पोर्टेंट बेसिकली क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट करने को डेटा को। हाँ, डेटा को एक्सट्रैक्ट करने को पार्सिंग कहते हैं। सो XML डॉक्यूमेंट में से सिर्फ डेटा को पार्ट निकालने को पार्सिंग कहते हैं, जो कि आप नॉर्मली SQL में लिख सकते हो, सिलेक्ट नेम कॉमा या सिलेक्ट टाइटल कॉमा प्राइस फ्रॉम बुक्स, तो आपके पास सारे टाइटल और प्राइस आ जाएंगे। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा ना, यहाँ पर आपको पार्सर्स यूज करने पड़ेंगे, और पार्सर्स पहले से बने होते हैं, कोई ऐसा नहीं कि एक ही पार्सर है, देयर आर मेनी पार्सर्स अवेलेबल ऑनलाइन। तो हम किसी भी पार्सर का इस्तेमाल करके XML में से डेटा को फेच कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, इसमें अभी डॉम पार्सर का, दैट इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पार्सर का यूज किया जा रहा है। ठीक है, दे कुड बी अदर पार्सर्स आल्सो। अच्छा, अब आप मुझे बताओगे कि जो जावास्क्रिप्ट आपके सिलेबस में है, वो क्लाइंट साइड है या सर्वर साइड है? क्लाइंट। क्लाइंट साइड, ओके। और ये बताओ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट? What is the difference between client side and server side JavaScript? दृष्टि? Ma'am, client-side JavaScript request for the value. Client side JavaScript request for the Ma'am, value to be entered, like enter a number, and the server checks if the difference value क्या is correct. बताओगे? No. वशिष्ठ? Ma'am, basically client side JavaScript involves the user interaction of inputting the number and inputting and basically getting the information from the user. But हम्म server side JavaScript stores that values or provides the base for that. देखो, पहली चीज तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में जो डिफरेंस है, वही क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट और सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट में है। सो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग आप किसी भी लैंग्वेज में करो, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग इज दैट code which is executed on the client machine. That means where the user is using the website. So the code which is executed at the place where the site is being used, where the website is being used, is called क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती है जहां पर जो कोड है आपका जावास्क्रिप्ट का या किसी भी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का, दैट इज एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर वेयर द साइट इज स्टोर्ड। अब जब आप एग्जांपल दे रहे हो तो क्लाइंट साइड का एग्जांपल तो आपने ठीक है सही दिया कि जब हमें यूजर से इंटरेक्ट करना है, यूजर से इनपुट लेना है, प्रोसेस करना है और वहीं पे रिजल्ट दिखाना है, which is not requiring any database. So all that processing is on the client side only. तो वो हम client side पे कर सकते हैं। बट जहां पर आपका डेटाबेस इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, so when your database is involved, when you have to store something in the database, you have to fetch something through the database, वो client side scripting से नहीं हो सकता क्योंकि database तो सर्वर पे है, तो फिर वो आपका server side scripting से ही होगा। So when database is involved, then we need server side scripting for that. But अगर आपका database involved नहीं है, we just need to work on your random data and give the result over there, तो उसके लिए क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग यूज होती है। जैसे कि वैलिडेशन हमने किया है ना, तो फॉर्म वैलिडेशन वगैरह कहाँ पे होगा? क्लाइंट साइड पे। लेकिन वो जो फॉर्म आपने वैलिडेट किया वो क्लाइंट साइड पे हो गया, लेकिन उसको डेटाबेस में स्टोर करने के लिए तो हमें सर्वर साइड स्क्रिप्ट की ही जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो ये तो हो गया क्लाइंट साइड और सर्वर साइड स्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस होता है। अब जब जावास्क्रिप्ट हम करते हैं तो उसमें भी हमने किया था कि जावास्क्रिप्ट कैन बी रिटन इन टू वेज, एक होती है इमीडिएट स्क्रिप्ट और एक होती है डेफर्ड स्क्रिप्ट। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमीडिएट स्क्रिप्ट एंड डेफर्ड स्क्रिप्ट? Difference between immediate script and deferred script, Krishna?
immediate script is executed where it is written, and deferred script is executed when we call the function or anything. Immediate script is where it is written, it's executed then and there. And deferred is very good, we make functions, और फिर जब वो functions को हम call करते हैं तो आपकी deferred script execute होती है. ठीक है. What do you understand by event handling? What do you understand by handling events in JavaScript? Yes, who wants to answer? Other than Vishisht and Krishna, कोई और? No one else? Gurpreet. Gurarpit. Gurarpit. Acha, Yes, Gurarpit. Yes, Gurarpit. ma'am, I'm not sure, but for example, I'm saying event handling is basically when a block or a scope of code is basically executed when triggered. Right. Can you give an example? For example, within a scope, when we run a function Hmm. in a specific code or a prompt, the placement of the code, for example, if the first scope is at the top, then the first Hmm. will be run. No, no, that's not even handling. Anyone else? Kartikeya, you want to try? Prabsift? हाँ जी. चलो वशिष्ठ बताओ. Ma'am, event handling refers to the response or code which user generated on the which depends on the activity done by the user basically. For Example. example, on click, like if the user clicks, Yes. what would be appeared? Mouse Very over, out, like on good. if the cursor is about in the range, what to be displayed, and if the cursor is out, what to be displayed. Basically, Very activities good. of the user responded in the event handling. Very nice. When the code has to be executed based on user's action. So event handling is कि आपका कौन सा function execute होगा, कौन सा code execute होगा, that depends on the user's action, and that action includes clicking somewhere, moving the mouse inside something, moving the mouse out of something, then opening a window, closing a window, right? So there might be number of buttons on the screen, on which button the user is clicking. Accordingly we have to respond. जैसे अगर हम कैलकुलेटर बना लें तो हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का बटन है, अब मैं प्लस पे क्लिक करूं तो ऐड होना चाहिए, मल्टीप्लाई पे क्लिक करूं तो मल्टीप्लाई होना चाहिए, राइट? सो दोज आर दी events which takes place and then our code responds. और अगर यूजर वो क्लिक कभी करता ही नहीं है तो वो कोड कभी एग्जीक्यूट भी नहीं होगा. So if that event is never performed, the code is also never executed. That is event handling. Is that clear? So most of the times we use event like on click. We can also use on mouse move, then on mouse over, on mouse out. जैसे कि हमने एक एग्जांपल किया था कि we have an image. जब हम उसके ऊपर माउस मूव करते हैं तो वो इमेज चेंज होकर दूसरी इमेज बन जाती है. जब आप वापस माउस लेके आते हो तो फिर वापस ओरिजिनल इमेज आ जाती है ना? So that is on mouse over, on mouse out. ऑन माउस मूव इज डिफरेंट, कि जैसे एक बटन है, आपको याद होगा मैंने एक एग्जांपल जावास्क्रिप्ट में दिखाया था जिसमें ऊपर एक क्वेश्चन आता है, क्लिक ऑन व्हाट यू आर, नीचे लिखा है इंटेलिजेंट और स्टूपिड, और आप चाह के भी उसमें इंटेलिजेंट पे क्लिक नहीं कर सकते. जैसे ही आप इंटेलिजेंट पे लेके जाते हो वो चेंज हो जाते हैं, है ना? सो वो सब हम यहाँ पे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इवेंट हैंडलिंग, और ये हमारे पास जो है वो इवेंट्स हो जाते हैं. ठीक है. सो दोज आर दी इवेंट्स. ऐसे पेज जब लोड होता है, जब आपकी विंडो ओपन होती है तो ऑन लोड इवेंट होता है, बॉडी टैग के साथ हम दे सकते हैं. जब आपका पेज बंद होता है तो आप थैंक यू का मैसेज देना चाहते हो, जैसे ये बॉडी है, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑन लोड इज इक्वल टू अलर्ट, अलर्ट में लिख दिया वेलकम. ठीक है.
फिर मैंने लिख दिया ऑन अनलोड इज इक्वल टू अलर्ट एंड देन बाय, लाइक दिस, एंड आई सेव इट। ठीक है, ये क्या है, fact.html, आई वांट टू एग्जीक्यूट दिस। सो मैंने यहाँ पर जाकर इसको एग्जीक्यूट करना चाहा, तो कंट्रोल ओ, ये हमारा है अपना इस फोल्डर में, क्या नाम था, फैक्ट ना, ये। सो इफ आई ओपन दिस, तो आप देख रहे हो ये हमसे नंबर पूछ रहा है, मैंने नंबर एंटर किया, ये अलर्ट का वेलकम प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ओके हो गया। यहाँ पर आपके पास फिबोनाची सीरीज प्रिंट होके आ गई है, और यहाँ से अगर मैं इसको बंद करती हूँ तो ये मैंने बंद ही कर दिया। अगर मैं रिफ्रेश करती, क्योंकि बंद होने के बाद तो अलर्ट नहीं आ पाएगा ना, बट अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करती तो वो एक बार बंद करता है पेज को, एक बार ओपन करता है, या मैं किसी दूसरे लिंक पे क्लिक करती तो वो आपको बाय भी दिखाता, दैट इज ऑन अनलोड। सो अनलोड अगर होता तो ऐसे होता। ठीक है, तो वो हमारे पास हम इवेंट्स यूज कर सकते हैं। ऐसे ही क्लिक वाले इवेंट्स तो हमारे पास हैं, जो आप क्लिक करो तो ये हो, और नहीं क्लिक करोगे तो कुछ और नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास इवेंट होता है तो काम होता है, और इवेंट नहीं होता तो वो काम होता ही नहीं है। ठीक है, सो दैट इज इवेंट हैंडलिंग। सो इवेंट्स can be dependent on buttons, can be dependent on images, can be dependent on the body, can be dependent on your form. So there are different events which can occur, और उसके बदले में हम अपना इवेंट हैंडलर दे सकते हैं। इवेंट हैंडलर क्या होता है, फंक्शन होता है जो कि तब एग्जीक्यूट होगा जब इवेंट परफॉर्म होगा। ठीक है, सो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया है, मैंने यहाँ पे कीवर्ड लिखा है var। अब यहाँ पे मैं var भी लिख सकती हूँ, मैं let भी लिख सकती हूँ। ठीक है, और कुछ केसेस में मैं const भी लिख सकती हूँ। So who is going to differentiate between the three keywords for creating variables? If I ask you, you have to differentiate between var, let and const keyword for creating variables. How will you tell me the difference? Drishti. Ma'am, in var we can redefine the value of the variable, Hmm. and in const we cannot redefine the value. Once the value is assigned, it is assigned. Very And good. in let we can redefine the values. Var has a global scope, let has a block scope, and const is also has a block scope. Hmm. ठीक है, सो var और let में जो आप वेरिएबल्स क्रिएट करते हो उनकी वैल्यूज आप चेंज कर सकते हो, कॉन्स्ट वाले की नहीं चेंज कर सकते, एक बार जो दे दी वही यूज करनी पड़ती है। var ग्लोबल स्कोप होता है, आपने कहीं पे भी डिफाइन किया, आप आगे पूरे जावास्क्रिप्ट में उसको यूज कर सकते हो। whereas अगर आपने उसको let से क्रिएट किया है, तो जिस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपने let से क्रिएट किया होगा, उसी कर्ली ब्रैकेट मतलब उसी ब्लॉक के अंदर ही हम उसको यूज कर सकते हैं। वी कैन नॉट यूज इट आउटसाइड, सो दैट्स लोकल। ठीक है, कॉन्स्ट इज ऑल्सो लोकल, बट उसकी वैल्यू मॉडिफाई नहीं हो सकती है, let की वैल्यू मॉडिफाई हो सकती है। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द थ्री कीवर्ड्स। ओके, what do you mean by external JavaScript files, and how to create it and how to attach it with your program? Anyone has an idea about it? External JavaScript files, जैसे हम CSS बनाते हैं ना, अगर हमें स्टाइल शीट्स चाहिए हो। अच्छा, you want to answer? Yes, Krishna. External JavaScript files is a document that contains JavaScript code, and it can be imported in an HTML document using script tags. It is usually placed just before the closing of a body tag using source attribute. Very good. सो आप एक अलग से फाइल बना सकते हो जिसमें आप सिर्फ जावास्क्रिप्ट का कोड लिखोगे इन द फॉर्म ऑफ फंक्शंस। जनरली हम उसको लिखते हैं बिकॉज वो डेफर्ड कोड होता है। सो यू कैन मेक नंबर ऑफ फंक्शंस एंड सेव देम इन एन एक्सटर्नल फाइल विद द एक्सटेंशन .js। ठीक है, तो उसकी जो एक्सटेंशन होगी वो HTML नहीं होगी। जब हम एक HTML पेज के अंदर जावास्क्रिप्ट ऐड करते हैं तो उसकी एक्सटेंशन .html ही रहती है। बट अगर आप एक एक्सटर्नल फाइल बना रहे हो जिसमें आप सिर्फ जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हो, तो उसकी जो एक्सटेंशन है वो .js
होगी, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पर स्क्रिप्ट src इज इक्वल टू उस फाइल का नाम लिखकर अपनी उस जावास्क्रिप्ट फाइल को यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। या लिंक टैग से भी वो ऐड हो सकती है। सो बोथ वेज वी कैन ऐड इट इनटू आवर करंट कोड, और वहां पर हम उसके अंदर डिफाइंड फंक्शंस को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। सो दैट इज एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल। ऐसे ही आपके पास एक्सटर्नल सीएसएस फाइल है। अब एक्सटर्नल फाइल्स बनाने का देखो फायदा क्या होता है, व्हाट इज द एडवांटेज। एक एडवांटेज ये होता है कि सिंगल फाइल कैन बी यूज्ड इन मल्टीपल पेजेस। आपने एक फाइल बनाई, उसको जितने मर्जी पेजेस के साथ लिंक कर सकते हो। दूसरा एडवांटेज ये होता है कि आपने देखा होगा, आप कोई भी वेबसाइट जब देखते हो तो आप अगर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करो या राइट क्लिक करके व्यू सोर्स पे क्लिक करो तो आपको उस पेज का कोड नजर आ जाता है, ठीक है। आप HTML कोड को तो नहीं छुपा सकते, लेकिन जो आपका जावास्क्रिप्ट का कोड है, CSS का कोड है, अगर वो एक्सटर्नल फाइल्स में है और हम सिर्फ उसको लिंक कर रहे हैं, तो जो बंदा हमारा इंस्पेक्ट करके या व्यू सोर्स करके हमारा कोड देखेगा, उसे हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं दिखाई देगा अगर हम उसको एक्सटर्नल फाइल्स की फॉर्म में ले रहे हैं। सो आवर कोड विल बी हिडन, आवर कोड विल नॉट बी विजिबल टू एवरीवन। लेकिन अगर आपने यहीं पे लिखा हुआ है तो फिर वो यूजर को कोड भी दिखाई देगा, ठीक है। सो वी हैव टू मैनेज अकॉर्डिंगली। सो दैट्स द बेनिफिट ऑफ टेकिंग एक्सटर्नल फाइल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज what do you mean by arrays in JavaScript? What do you understand by arrays in JavaScript? Only Vashish wants to answer this? Yes, Vashish, go on. Ma'am, arrays are basically objects in the JavaScript which stores the values or which stores the data in contiguous memory locations, and these are initialized or declared with square brackets, and elements are differentiated by commas. So if you have to give the values in an array, so we just put them in the form of commas. Like in square brackets, you put all the values. Like in this example, we have var fruits is equal to banana, comma, orange, comma, apple, comma, mango. So this is an array of 4 fruits. Okay, if you want to fetch the first fruit, you have to write fruits 0. If you have to fetch the second one, it's fruits 1, fruits 2, fruits 3. अब यहाँ पर हमने जो किया हुआ है, हमने लूप लगाकर इनको फेच किया हुआ है। सो फ्रूट्स डॉट लेंथ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4, ठीक है, बिकॉज देयर आर 4 एलिमेंट्स। तो इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, हमने लूप लिया जो कि 0 से लेकर लेस देन 4 तक चल रहा है। पहले वो फ्रूट्स 0 को प्रिंट करेगा, फिर फ्रूट्स 1 को, फ्रूट्स 2 को, फ्रूट्स 3 को, एंड ऑल दीज फ्रूट्स विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी कैन टेक एरे। ये तो चलो फ्रूट्स के नाम लिए हैं, आप ऐसे किसी भी चीज के लिए ले सकते हो। स्टूडेंट्स के नेम लेने हो, आपको बहुत सारी इमेजेस दिखानी है, आप बार बार IMG टैग नहीं लिखना चाहते, तो सारे इमेजेस के जो नाम है वो मैं ले सकती हूँ किसके अंदर, एरे के अंदर, और फिर एक लूप लगाकर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आप IMG टैग दे दो। सो उसके थ्रू क्या होगा, आपके सारे इमेजेस जो है वो एक ही बारी में शो हो जाएंगी। आपको बार बार उस कोड को, IMG को कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, बार बार उसको लिखना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे भी बेनिफिट्स इसके अंदर हमारे पास हो सकते हैं। सो वी कैन डू दैट वे एज वेल, ठीक है। देन आपके पास है अभी ये जो है, अच्छा ये तो हो गया एरे, ठीक है। अभी विशिष्ट ने बोला कि एरे इज एन ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, बट वी ऑल्सो यूज नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स एज वेल इन जावास्क्रिप्ट। सो इफ इट इज आस्क्ड इन वाइवा कि व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट, देन व्हाट विल बी योर आंसर। क्वेश्चन यही पूछ लिया आपसे, व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स और डिफाइन ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट, देन व्हाट विल यू आंसर। Anyone other than Vishisht? Chalo, Ma'am, can you Vishisht. repeat? What are objects in JavaScript? How do you define objects in JavaScript? Ma'am, these are the combination of key value pairs and basically initialized or declared within the curly braces, and one can access the value using the key basically of that Dot operator. Yeah. dot The object operator name and and that the key. So object in JavaScript or any other language is आपका कि you have certain features and you have certain operations which can be performed on it. ठीक है,
सो मैं आपको बता रही थी ना आज की जावास्क्रिप्ट के बाद आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थर्ड सेमेस्टर में आएगी। सो आई वाज चेकिंग, थर्ड में नहीं है, सेकंड में ही है आपको जावा। पहले थर्ड में होती थी डायरेक्टली। अब जो आपका नया सिलेबस आया है बीसीए का, जो इन्होंने अभी अपडेट किया आपके बारे में, उसमें आपको अगले साल क्या मतलब अगले साल भी कह लो और अगले सेमेस्टर भी कह लो, आपको कोई भी सब्जेक्ट इधर उधर वाला नहीं है। जो आपके चारों सब्जेक्ट्स हैं वो कंप्यूटर साइंस बेस्ड ही है। 4 लैब है, 4 थ्योरी है। सो 800 मार्क्स जो आपके हैं वो सारे इसी पे बेस्ड है। सो यू हैव डेटा स्ट्रक्चर्स, यू हैव डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यू हैव जावा एंड यू हैव सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सो ये 4 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। चारों की लैब भी होगी, चारों का थ्योरी भी होगा। सो 100 मार्क्स ईच, राइट? पर चलो, दैट्स अनदर थिंग। जावा इज अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, whereas जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज। जावा तो एक फुल फ्लेश लैंग्वेज है। कई लोग इस चीज में भी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जावा एंड जावास्क्रिप्ट। जावा जो है दैट्स अ फुल फ्लेश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग का मतलब क्या होता है कि ये डिपेंडेंट लैंग्वेज है, ये अपने आप से काम नहीं कर सकती। अकेली जावास्क्रिप्ट कुछ भी नहीं है। सो जावास्क्रिप्ट हैज टू वर्क ऑन समथिंग, जावास्क्रिप्ट हैज टू वर्क ऑन एचटीएमएल, javascript has to work in flash, javascript can be used in excel, so it can be used in various softwares, बट उसको कोई और बेस चाहिए होता है काम करने के लिए। वो खुद में अपने आप में एक लैंग्वेज नहीं है जो कि पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बनवा सके। वी नीड अ बेस टू वर्क ऑन। जावा इज अ फुल फ्लेज्ड लैंग्वेज जिसमें आपका पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंटली क्रिएट हो सकता है। दूसरा डिफरेंस है कि जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है। इसमें हम ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं बट सारे फीचर्स ऑफ ऊप्स इसमें नहीं होते। तो ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट क्या है कि एक ऐसी चीज क्रिएट करना विच हैज सर्टेन फीचर्स एंड सर्टेन ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड ऑन दोज फीचर्स। जैसे कि ये जो आपने एरे लिया है, बनाना ऑरेंज एप्पल मैंगो, ठीक है, इसमें लेंथ जो है ये इसका फीचर है। फ्रूट्स डॉट लेंथ, दिस विल टेल मी हाउ मेनी एलिमेंट्स आई हैव। मैं इसको अगर सॉर्ट करना चाहती हूँ तो मैं लिख सकती हूँ फ्रूट्स डॉट सॉर्ट, SORT, एंड आगे मैं राउंड ब्रैकेट्स दूंगी। तो जब इसके आगे हम राउंड ब्रैकेट देते हैं वो ऑपरेशन हो जाता है, वो फंक्शन हो जाता है। सो वी हैव डेटा एंड वी हैव फंक्शन टू वर्क अपॉन दैट डेटा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, वी हैव क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट। सो हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया है, where a is equal to कर्ली ब्रैकेट के अंदर नेम अंकित, मार्क्स 80। तो ये नेम और मार्क्स क्या है? ये एट्रीब्यूट्स हैं या प्रॉपर्टीज हैं। सो नेम इज द प्रॉपर्टी, वैल्यू है अंकित, मार्क्स इज द प्रॉपर्टी, वैल्यू इज 80। आप इसी में चाहो तो फंक्शन भी बना सकते हो, आपको सिर्फ यहाँ पे कॉमा देना है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर आपने रिजल्ट नाम का वो बनाना है फंक्शन, तो आप लिखोगे रिजल्ट कोलन फंक्शन। ठीक है, फंक्शन का खुद का कोड भी कर्ली ब्रैकेट्स में होता है। तो आप यहाँ फंक्शन में कोड में क्या लिख सकते हो, आप चेक कर सकते हो कि इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40, सो व्हाट शुड आई डू? आई शुड रिटर्न पास, एल्स आई शुड रिटर्न फेल। ठीक है, तो ये फंक्शन भी बना सकते हैं हम। सो एक ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा भी हो सकता है, फंक्शंस भी हो सकते हैं। और ये कर्ली ब्रैकेट जब आप बंद करोगे एंड में, तो आपको सेमीकोलन लगाना है। दीज ऑल कैन बी रिटन ऑन द सेम लाइन और दीज कैन बी रिटन लाइक दिस। तो वो आपकी मर्जी है, आप चाहे तो सेम लाइन में लिखो, चाहे नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब उसका वही रहता है। तो ए एक ऑब्जेक्ट हो गया जिसके अंदर डेटा है नेम और मार्क्स, और फंक्शन है रिजल्ट। सो नेम अंकित, मार्क्स 80, और जो रिजल्ट है उसमें पास या फेल शो होगा। अभी मैं अगर इसको सेव करूं और मैं इसको ओपन करूं, इसका नाम मैंने दिया है PRP। ठीक है, सो आई वांट टू ओपन PRP फाइल ओवर हियर। सो हम यहाँ पर अपनी फाइल का नाम चेंज कर देते हैं, वी हैव टू ओपन PRP। सो अभी देखो क्या शो हो रहा है, अंकित 80, एंड ये आपके फ्रूट के नाम शो हो रहे हैं। अब मैं इसी कोड में एक चेंज करूंगी। ठीक है, अब मैं चेंज क्या करूंगी, यहाँ पर जो हमने रिजल्ट भी साथ में प्रिंट कराना है, सो आई प्रिंट है A डॉट रिजल्ट। ठीक है, लाइक दिस। लेकिन रिजल्ट के आगे आप राउंड ब्रैकेट लगाओगे क्योंकि वो फंक्शन है। सो सिंस वो फंक्शन है, यू विल पुट द राउंड ब्रैकेट्स इन फ्रंट ऑफ इट। सो डेटा मेंबर के आगे नहीं होती है राउंड ब्रैकेट, फंक्शन के आगे होती है। सिमिलर वे यहाँ पर मैंने क्या किया, फ्रूट्स डॉट सॉर्ट कर दिया। सो फ्रूट्स डॉट सॉर्ट से आपका जो फ्रूट है वो सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको दोबारा से शो कराना चाहती हूँ सॉर्टिंग के बाद।
कि सॉर्टिंग के बाद उसकी वैल्यू क्या है। तो सेव कर देते हैं इसे हम, और अब फिर से चल के रिफ्रेश करते हैं। सो इफ आई रिफ्रेश इट, हमारे पास कुछ एरर आ गया। एरर आने से क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, ये कभी भी एरर दिखाता नहीं है कि क्या एरर आया। प्रॉब्लम क्या हो जाती है, अगर एरर आता है तो फर्दर एग्जीक्यूशन ही नहीं होती है। ठीक है। सो अगर आपके पास एरर आ गया है तो वो जहां पर भी एरर आया है उसके आगे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो जैसे यहाँ फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से ये आगे एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहा है। इसको मैंने सेव किया फिर से आफ्टर गिविंग द स्पेसिंग एंड आई रिफ्रेश इट। ठीक है। सो देयर इज सम इशू इन दिस। ठीक है। अभी इसमें क्या इशू आया है, रिजल्ट कोलन फंक्शन कर्ली ब्रैकेट्स तो इसकी आएंगी बिकॉज इट्स अ फंक्शन। फिर हमने यहाँ पे लिखा है मार्क्स, यानी इसका नाम। ठीक है। इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 रिटर्न पास, एल्स रिटर्न फेल। कोड तो सही है। चलो आई विल चेक इट एंड देन आई विल शो यू अभी इसके अंदर। बट द मेन थिंग इज दिस इज हाउ वी राइट इट। और फंक्शन जब यहाँ कॉल होगा तो आपके पास राउंड ब्रैकेट आएगी। अगर मैं इसको फिलहाल के लिए कमेंट कर दूं और यहाँ पर आपको इसको फिर से एग्जीक्यूट करके दिखाऊं, तो आप ये तो देख पा रहे हो कि ये तो बन गया हमारा। ठीक है। ये बनाना ऑरेंज एप्पल मैंगो था, अब क्या हो गया, एप्पल बनाना मैंगो ऑरेंज। दैट मीन्स इट इज सॉर्टेड। तो सॉर्ट फंक्शन को जब मैंने कॉल किया तो सॉर्ट फंक्शन तो चल रहा है, लेकिन जो हमने खुद का फंक्शन बनाया है उसमें थोड़ा सा इशू है। बट अभी के लिए आप इसको इस तरह से देखो कि इसके अंदर फंक्शन और डेटा दोनों हो सकते हैं। सो वी कैन हैव both the things, we can have data as well as functions in an object. So आपको जब पूछा जाएगा, मतलब ऑब्वियसली इस पे प्रोग्राम बनाने को नहीं देंगे, लेकिन आपको भी वाइवा में पूछ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स प्लस द फंक्शन विच वर्क ऑन द डेटा मेंबर। सो डेटा मेंबर और फंक्शंस को मिलाकर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट होता है। ठीक है। एरे जो है वो प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट है, हम सिर्फ उसका इंस्टेंस क्रिएट करके यूज कर लेते हैं। दूसरा तरीका एरे को बनाने का ये भी होता है कि आप यहाँ पे लिखो न्यू एरे, और फिर अगर आप न्यू कीवर्ड यूज कर रहे होते हो तो आपको यहाँ पर ऐसे लिखना होता है। स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आती, फिर आपकी राउंड ब्रैकेट्स आ जाएंगे। सो न्यू एरे ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कि न्यू कीवर्ड किस लिए, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ दूसरा तरीका एरे बनाने का। आपसे पूछ सकते हैं कि न्यू कीवर्ड क्यों यूज होता है। सो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द पर्पस ऑफ न्यू कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट, व्हाट विल यू आंसर? यस, व्हाट विल यू आंसर? What is the use of new keyword? So it is used to allocate memory for an object in JavaScript. So क्या आंसर दोगे? It is used to allocate memory for an object during execution of the code. तो जब आपका कोड एग्जीक्यूट हो रहा है उस टाइम पे आपको उसको मेमोरी एलोकेट करानी है, तो आप न्यू कीवर्ड का यूज करोगे। चलो अब एक इजी क्वेश्चन पूछती हूँ। What is the difference between entry controlled loop and exit controlled loop? Difference between entry control loop and exit control loop. Krishna, Ma'am, in case of entry control loop, the condition is checked first, then the code execution takes place. But in case of exit control loop, at least once the code is executed, then the condition is checked and further execution takes place if the condition becomes true. example. Example, do while loop, and for entry control, for and while loop. Very good. So entry control loop is where the condition is checked first and then it decides whether the loop statements have to be executed or not. So आपका for और while दोनों entry control है, पहले condition check होती है, true है तभी अंदर की statements execute होती हैं। और जो do while है वो आपका exit control loop है, उसमें पहले आपकी statements execute होती हैं और end में condition check होती है। तो अगर condition false भी है तो भी आपका एक बार तो execute होगा ही होगा। तो ये जो बेसिक ऑफ सारे हैं ना, ये आपने अभी सी के वाइवा में भी पढ़े हैं ना। डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, देन आपके ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, है ना। देन आपके पास इफ एल्स कैसे यूज होता है, स्विच कैसे यूज होता है, फॉर लूप, व्हाइल लूप, ब्रेक कीवर्ड, कंटिन्यू कीवर्ड, ये सब सेम है जो आपके पास सी लैंग्वेज में था। सो इट्स एग्जैक्टली सेम एज यू हैड इन सी लैंग्वेज। जो चीजें आपके पास नई यहाँ पर आएंगी
वो सिर्फ क्या है कि एरेज कैसे यूज होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है। सो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज डॉम, दैट इज व्हाट इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। सो यहाँ पर हर चीज ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में है, पूरी जो स्क्रीन है वो विंडो है, विंडो के अंदर खुलता है डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंदर आपके सारे कंट्रोल्स होते हैं। कंट्रोल्स लाइक हम इसको ऐसे कहते हैं कि हमारे पास डॉम जो है, डॉम इज डिस्क्राइब्ड दिस वे कि आपके पास सबसे पहले डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट से ऊपर भी हमारे पास विंडो होता है, तो विंडो हमें लिखना नहीं पड़ता, विंडो तो बाय डिफॉल्ट होता ही है कि डॉक्यूमेंट है, और ये सब स्मॉल में होता है। ठीक है, विंडो के अंदर डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अंदर आपके पास फॉर्म हो जाता है, फॉर्म के अंदर फिर हमारे पास टेक्स्ट फील्ड हो गया, रेडियो बटन हो गया, ठीक है, चेक बॉक्स हो गया, सिलेक्ट हो गया, जो भी आपके पास कंट्रोल्स हैं वो सब फॉर्म वाले इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, दे ऑल कम अंडर दिस। फॉर्म के अलावा हमारे पास टेबल्स ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं, इमेजेस आ जाते हैं आपके पास ऑब्जेक्ट में। ठीक है, यहाँ पर आप फॉर्म हो गया, टेबल हो गया, इमेजेस हो गया, बाकी भी आपके पास जो भी कंट्रोल्स हैं, हेडिंग, पैराग्राफ, आप किसी भी चीज को यूज कर सकते हो। ठीक है, वो आप ऐसे लिखते हो जैसे मैंने आपको दिखाया था कि अगर आपको एक टेक्स्ट फील्ड को यूज करना है तो डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म का नाम डॉट टेक्स्ट फील्ड का नाम डॉट आगे हम उसकी एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, कि हर चीज एक के अंदर एक ट्री फॉर्म में, हायरार्किकल फॉर्म में अरेंज्ड होती है। ठीक है, और ऐसे ही ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल है, उसमें हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को फेच कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर आपको उस टैग का आईडी लिखना होता है। तो जैसे आपने h1 का आईडी कुछ भी दिया हुआ है, तो वो आईडी आप यहाँ पे दोगे तो यू विल बी एबल टू फेच दिस पर्टिकुलर टैग। और फिर डॉट इनर HTML मतलब इसके अंदर का कंटेंट हम दे सकते हैं, बाद में भी डिसाइड कर सकते हैं कि हेडिंग के अंदर क्या आएगा। सो ये सब जो मेन मेन टर्म्स हैं स्पेसिफिकली जो सिलेबस में लिखी होती है वो आपको अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि वो डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। वैलिडेशन आपसे पूछ सकते हैं, है ना। तो वैलिडेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशंस। ठीक है, सो आपसे रेगुलर एक्सप्रेशन लिखवाएंगे नहीं, बट आपसे पूछ सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होती है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन होती है विच इज यूज टू वैलिडेट एंट्री ऑफ द डेटा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक नंबर है, जैसे कि आपको फोन नंबर लेना है, तो आप रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या लिख सकते हो, 7 से 9 के बीच में पहला डिजिट है, 0 से 9 के बीच में हमें कितने डिजिट्स चाहिए, 9 डिजिट्स। दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर अ फोन नंबर, कि पहला डिजिट कुछ भी हो सकता है 7 8 9 में से, फिर 0 से लेके 9 तक कितने डिजिट्स चाहिए, 9 डिजिट्स चाहिए। ठीक है, अगर हम ऐसे लिखते हैं W+ मतलब कितने भी लेटर्स हो सकते हैं टेक्स्ट के, और अगर आप ऐसे लिखते हो W कर्ली ब्रैकेट में 3, इसका मतलब है कि आपको 3 लेटर्स की विड्थ चाहिए। सो वो रेगुलर एक्सप्रेशंस जो है मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजी थी। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट वैलिडेशन होती है ईमेल की, एक इंपॉर्टेंट वैलिडेशन होती है फोन नंबर की। बाकी वैलिडेशन में हम ये चेक करते हैं कि कोई टेक्स्ट फील्ड खाली तो नहीं छूट गया, खाली तो नहीं छूट गया, उसके लिए आप इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट के आगे रिक्वायर्ड लिख सकते हो। तो अगर आप खुद से रिक्वायर्ड लिख देते हो तो HTML5 मेक्स श्योर कि आप उसको खाली ना छोड़ो। ठीक है, ऐसे ही हम जो खुद कोडिंग से वैलिडेशन कर सकते हैं वो कर सकते हैं, जैसे साइट्स में होता है ना कि पासवर्ड इनपुट करो और फिर कंफर्म पासवर्ड इनपुट करो, तो फिर हमें चेक करना होगा कि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड सेम है या नहीं। तो आई कैन कोड दैट ऑफ माई ओन, मैं दोनों की वैल्यू रीड करके कंपेयर करा सकती हूँ, अगर तो सेम है तो ठीक है, नहीं है तो इनवैलिडेट कर देंगे उसको हम। सो हम खुद से भी कोड लिख के वैलिडेशन कर सकते हैं। सो वैलिडेशन का मतलब होता है कि आपका जो फॉर्म में डेटा फिल हुआ है, वी शुड मेक श्योर एज अ प्रोग्रामर कि यूजर ने मीनिंगफुल और सही डेटा, सही फॉर्मेट में डेटा इनपुट किया है बिफोर इट इज सेंड टू द सर्वर। सो अगर उस डेटा में कोई प्रॉब्लम है तो वो डेटा सर्वर पे सेंड नहीं होगा, लेकिन अगर वो डेटा प्रॉपर है, सही है, तो ही वो आपका सर्वर पे सेंड किया जाएगा। सो दैट इज वैलिडेशन, और वैलिडेशन हमेशा सबमिट बटन के क्लिक होने पर होती है, क्योंकि सबमिट पे ही आपका जो डेटा है वो सर्वर पे जाता है। ठीक है, सो यही मेन क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। HTML CSS और दूसरे वेब वाले हमने पहले डिस्कस कर लिए थे। अब इन्हीं चीजों को आप अच्छे से पढ़ोगे और अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना जावास्क्रिप्ट के थ्रू। आपको फैक्टोरियल, फिबोनाची सीरीज, HCF ये सब भी बनाने आने चाहिए। हमने जावास्क्रिप्ट से वो कैलकुलेटर बनाया था, वो भी आपको बनाना आना चाहिए कि किस तरह से आप कैलकुलेटर वगैरह बना सकते हो। ठीक है, सो वो सब आपको प्रैक्टिकल में कल करने को दे सकते हैं कि इसको आप बनाकर दिखाओ लैब में। तो यू शुड बी एबल टू मेक दैट फॉर्म्स, आपको फॉर्म्स बनाना आना चाहिए। टेबल में रो स्पैन कॉल स्पैन की प्रैक्टिस कर लेना, नेस्टिंग ऑफ लिस्ट प्रैक्टिस कर लेना, एंड फ्रेम्स।
तो वो जो एक हमने छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया था, इफ यू रिमेम्बर, हमने एक साइड पे लिंक्स दिए थे, जब लिंक पे क्लिक करते हैं तो इस तरफ के फ्रेम में पेज ओपन होता है। सो वो आपको दिया जा सकता है बनाने के लिए कि आप कोई भी 4 पेज बनाओ और एक तरफ लिंक आए और वो दूसरी तरफ ओपन हो, सो दैट कैन बी गिवन इन द प्रैक्टिकल एग्जाम। वो आपको बनाना आना चाहिए, तो आप बना के देखो। अगर कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आती है, फील फ्री टू राइट टू मी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम।